किसी शायर ने कहा है, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। तब हो जाता है तब जब हमें पता है कि हमने नहीं पढ़ा है। तो अगर हम अपना पढ़ाई ठीक से करते रहे और हम अपना प्रोग्रेस ट्रैक करते रहे तो ऑब्वियसली डिप्रेशन नहीं होगा। हमें पता है मैंने अपना बेस्ट दिया है। ये डेली पर जैसे कि मैंने बोला, मेरा पूरा दिन के बाद टाइम नहीं बचता है, तो हमारा टीचर ने ही बोला कि तुम पॉलिटिकल साइंस हो, स्पेशली पॉलिटी पे ध्यान दे के तुम जो फोकस हमारा मैगज़ीन आता है वो मैगज़ीन तुम पढ़ते रहो महीने दर महीने, और उसके कोई भी डाउट होता है हम टीचर के पास जाके पूछ सकते हैं कि ये डाउट है, तो इस हिसाब से करते हैं। और जब एक अच्छा होता है अगर हम वेलकम टू नैन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वक्त मैं चौहान पीजी में हूं और हमारे साथ एक यूपीएससी की गर्ल्स एस्पिरेंट बैठी हुई है। इनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं, कैसे कैसे ये तैयारी कर रही है, क्या है स्ट्रगल, साथ में सब कुछ पे बात करने वाले हैं। आप लोग नया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में हमारा इंस्टाग्राम चैनल से भी आप सब लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मैम अपना नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम है देवलीना और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरा ग्रेजुएशन हुआ है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में CU से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और मेरा मास्टर्स हुआ था टिस से मुंबई में। मैंने एक NGO में जॉब किया था, वुमेन्स एम्पावरमेंट पे काम करता था वो गुजरात में। जी। और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन का ऐसे थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया था, क्योंकि जॉब के साथ मैंने सोचा था जॉब के साथ मैं करूँगी पर हो नहीं पा रहा था। तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के टोटल पूरा टाइम मैंने इस पे ही। पूरे दिन का टाइम टेबल बताइए अब अपना। मेरा टाइम टेबल 7 बजे से शुरू होता है, तो 7 बजे हम उठ के फिर 8 बजे से मेरा क्लास रहता है, ऑप्शनल क्लास रहता है। ऑप्शनल क्लास रह के वो 10 बजे ख़त्म होता है और 10:30 बजे से मेरा GS क्लासेस शुरू होता है और 10:30 बजे से 12:30 बजे तक, फिर 12:30 बजे से 1 बजे ब्रेक होता है, 1 बजे से 3-4 बजे तक क्लास चला जाता है। तो उसके बाद आके थोड़ा खा पी के सोने के बाद हम थोड़ा उठने के बाद थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इतना टायर्ड हो जाता है ना, 6 घंटे टोटल क्लास हो जाता है हमारा, और उसके बाद अगर हम 2-3 घंटे पढ़े तो 8 घंटे हो जाता है। उसके बाद मेरा इतना एनर्जी नहीं रहता है पढ़ने का। जी, एग्जाम के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से मोटिवेशन मिला कि IAS की तैयारी किया जाए? पहले तो मैं जब क्लास 11-12 में पढ़ती थी तभी एक फैमिली में ऐसा था कि ह्यूमैनिटीज़ पढ़ के कुछ होता नहीं है, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि UPSC एग्ज़ाम दे सकते हो तुम, तो इसमें थोड़ा मतलब एक ऐसा होता है ना सर, तो बस तुम प्रोफेसर बन सकते हो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ के, तो एक ये था कि UPSC पढ़ो। तो उस हिसाब से मैंने फर्दर पॉलिटिकल साइंस लिया बैचलर्स में, और फिर पॉलिटिकल साइंस लेने के बाद मुझे उस सब्जेक्ट में मास्टर्स करने का मन नहीं हुआ। मुझे लगा कि थोड़ा UPSC ओरिएंटेड एक सब्जेक्ट हो, तो इसलिए मैंने डेवलपमेंट पे मास्टर्स किया कि सब कुछ हो उसमें जो UPSC के सिलेबस में होता है। तो फिर हाँ, सच में ही वहाँ पे UPSC सिलेबस के हिसाब से भी मेरा कोर्स था वहाँ पे मास्टर्स में। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर का भी नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा जॉब किया। उसके बाद जॉब करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब हो गया है नॉलेज, अब UPSC के लिए टोटली पढ़ना चाहिए। तो मेरा ये क्लास 11-12 से ही वो था कि UPSC पे फोकस करना है, मुझे पढ़ना है। जी मैम, आपका ऑप्शनल क्या है? पॉलिटिकल साइंस। तो आपने मैम पॉलिटिकल साइंस क्यों लिया? एक तो मेरा बैकग्राउंड था पहले से, तो बहुत सिलेबस मैच कर रहा था उससे। मैं सोची थी एक बार सोशियोलॉजी भी ले सकती थी मैं, पर पॉलिटिकल साइंस पूरा ही सिलेबस मेरे पहले से ही पढ़ा हुआ था मेरे पास, तो इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस ही चूज़ किया। और एक तो पॉलिटिकल साइंस बहुत ही मतलब ऑप्शनल ऐसा है, मतलब हमारा जो काम है लेटर पार्ट पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, ये बहुत हेल्प करता है। अगर तुम स्पेशली IFS, मतलब तुम्हारा ऑप्शंस बाद में ब्रॉड हो जाता है। जी। इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर लिया। मैम करंट अफेयर के लिए आप क्या करती हो?
करंट अफेयर्स के लिए एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए डेली, पर जैसे कि मैंने बोला मेरा पूरा दिन के बाद टाइम नहीं बचता है, तो हमारा टीचर ने ही बोला कि तुम पॉलिटिकल साइंस हो, स्पेशली पॉलिटी पे ध्यान दे के तुम जो फोकस हमारा मैगज़ीन आता है वो मैगज़ीन तुम पढ़ते रहो महीने दर महीने, और उसके कोई भी डाउट होता है हम टीचर के पास जाके पूछ सकते हैं कि ये डाउट है, तो इस हिसाब से करते हैं। और जब एक अच्छा होता है अगर जब हमारा महीना ख़त्म हो जाता है, हमारा जो बुकलेट मिलता है जो इसका करंट अफेयर्स का, उसको तुम पूरा डाइसेक्ट कर लो, और इकोनॉमिक्स पॉलिटी जो मेन हमारा जीएस का पार्ट है वो अलग अलग से रख लो, और हर महीने तुम अलग अलग से रख के तो तुम्हारा अलग से नोट्स भी बन जाएगा उसके लिए। तो इस हिसाब से हम करने की कोशिश करते हैं। मैम एनसीईआरटी आपने कौन कौन सा कवर कर लिया अभी तक? एनसीईआरटी मैंने यहाँ पे आने से पहले मैंने पॉलिटी का एनसीईआरटी कंप्लीट किया था, और एक तो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी तो मेन है, उसको हम बाकी कोई बुक पढ़े या ना पढ़े, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बहुत ही इनफ है हमारे कोर्स के लिए। तो ये दोनों पढ़ा था इधर आने से पहले, और इधर आने के बाद मैंने इकोनॉमिक्स का पढ़ा और सोशियोलॉजी का जो एनसीईआरटी इतना पढ़ा था मैंने। बाकी का इतना पढ़ना नहीं हुआ था क्योंकि क्लास के साथ साथ नहीं हो पाया, क्लास का नोट्स भी मिलते थे और टीचर भी बोलते थे अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो उतना ज़रूरत नहीं है उसका, और हमने मतलब चेक कर लिया था क्या क्या अलग है वहाँ से जी, इस हिसाब से किया। मैम में आने के बाद आपको क्या क्या परेशानियाँ लगी यहाँ पे? इतना खास कुछ डिफरेंस नहीं लगा कि कलकत्ता रहने के बाद मुंबई रहती थी, फिर इधर रह लिया, थोड़ा ही डिफरेंस है। कलकत्ता में थोड़ा सस्ता है रेंट वगैरह ये सब, इधर थोड़ा सब कुछ ही महंगा है। हो सकता है इस एरिया की वजह से, ये एरिया में बहुत स्टूडेंट्स है तो डिमांड ज़्यादा है रहने का, बस इतना ही है। बाकी और मैम इस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग ज़रूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो तो तुम एक बार गाइडेंस ले सकते हो। अगर तुम बिल्कुल भी कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई नहीं है तुम्हारे पूछने वाला कि इसमें क्या कैसे पढ़ना है, तो तुम कोचिंग ले सकते हो, और तुम्हें ये ऑप्शन देख सकते हो कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, क्योंकि आज के टाइम पे ऑनलाइन कोचिंग मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमने भी देखा, हमारे साथ साथ ही उनका क्लास होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन को क्लास एक साथ ही होता है, तो ऑनलाइन भी अच्छा ही होता है। तो ये रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे वहाँ पे जाना ज़रूरी है कि नहीं। हाँ, इधर थोड़ा एक चीज़ के लिए आना चाहिए, वो है टेस्ट सीरीज़ तुम्हें अच्छा मिल जाएगा, मेंटरशिप प्रोग्राम्स बहुत क्लासेस में होता है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम मिल जाएगा, वहाँ पे पर्सनल अटेंशन मिल जाता है। मैम कई एस्पिरेंट का ऐसे डाउट होता है, मेंटरशिप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर तुम मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हो तो उसके साथ अगर टेस्ट सीरीज़ लेते हो तो तुम एक टेस्ट किया और तुम्हें एक मेंटर असाइन किया जाता है, तो उस मेंटर से तुम पूछ सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन में तुम्हारा डाउट रह जाता है तो तुम उस मेंटर से पूछ सकते हो। वो जो मेंटर है तुम उनसे अपना प्रोग्रेस ट्रैक करवा सकते हो और पूछ सकते हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स भी तुम उनसे पूछ सकते हो कि मेरा पहले इतना बढ़ रहा था मार्क्स, अभी क्यों घट रहा है, तो ये सब मेंटर हेल्प करता है उसमें। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम होता है जनरली, बहुत सारी कोचिंग्स में ही है। तो हमारे जो कोचिंग है उसमें ऐसा है कि हम अगर प्रीलिम्स पास कर गए तो एक डेडिकेटेड मेंटर देते हैं वो पूरा हमारा ट्रैक करवाते हैं कि हमारा प्रोग्रेस कैसा है, हम पहले अच्छा लिख रहे थे, पर्सनली पूरा अटेंशन मिल जाता है उसमें। तो तुम्हें उसमें बहुत बार ऐसा होता है, हमें पता होता है यूट्यूब वगैरह ये सब चैनल देख के पता चल जाता है कि हमारा सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, पर ये पता नहीं चलता कि हम प्रोग्रेस क्या कर रहे हैं और हम लैक कहाँ पे कर रहे हैं। तो ये वहाँ पे मेंटरशिप में हेल्प कर देता है। तो इससे ये भी होता है, हमें फुल ऑफलाइन इतना पैकेज नहीं लेना पड़ता है और हमारा ट्रैक भी हो जाता है रिकॉर्ड। तो इसलिए मेंटरशिप थोड़ा अच्छा होता है। मैम आमतौर पे एग्ज़ाम जब लास्ट टाइम पे आता है, कई एस्पिरेंट डिप्रेशन में आ जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, इससे कैसे बचना चाहिए?
हाँ, तो ये बहुत हेल्प किया था। मैंने एथिक्स जब पढ़ रही थी मैं क्लास में, तो हमारा सर ये बोल रहे थे कि हम डिप्रेस तब हो जाते हैं तब जब हमें पता है कि हमने नहीं पढ़ा है। तो अगर हम अपना पढ़ाई ठीक से करते रहे और हम अपना प्रोग्रेस ट्रैक करते रहे तो ऑब्वियसली डिप्रेशन नहीं होगा। हमें पता है मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैंने सब सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और फिर मैंने किसी से ट्रैक करवाया है मेरा प्रोग्रेस, या फिर वो अपना फ्रेंड भी क्यों ना हो, कोई कभी कभी फ्रेंड्स भी हेल्प करते हैं ट्रैक करने में। तो लास्ट में ये डिप्रेशन नहीं होता है अगर हमें पता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हमारे हाथ में जो था हमने किया, उसके बाद हम क्या ही कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यूपीएससी करने के बाद हमें नहीं हो रहा है तो डिप्रेशन में जाना है। ठीक है, यूपीएससी करने के बाद हमें और भी पॉसिबिलिटीज़ मिल जाता है। ये हमने मास्टर्स में जाके और ज़्यादा से सीखा कि जो लोग यूपीएससी प्रिपरेशन करके वहाँ पे मास्टर्स में आए थे उनको बहुत अच्छा पैकेज का जॉब मिल गया था। तो हाँ, एक होता है, एक अल्टीमेट ड्रीम होता है यूपीएससी, पर ये भी है कि कभी कभी नहीं होता, हमारा 100% देने के बाद भी नहीं होता है। तो ये भी मुझे लगता है कि डिप्रेशन में तो नहीं जाना चाहिए अगर तुमने अपना 100% दिया है। राइटिंग कैसे करती हो? आंसर राइटिंग अभी तो मेरा आंसर राइटिंग थोड़ा बेटर है। मैंने अब ट्रैक करवाया अपने जो टीचर से, क्योंकि वो हम बचपन से ही वो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है, तो वो हमारा लिखने का थोड़ा प्रैक्टिस है। पर वो मेरा एक प्रॉब्लम है, वो है मेरा वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाता है। पर वो धीरे धीरे जब हमें पता है कि क्या क्या लिखना है टू द पॉइंट, तब हमारा वो भी ठीक हो जाएगा, ऐसा है। पर ऐसे तुरंत हमें इधर आके आंसर राइटिंग शुरू नहीं करना चाहिए। हमें पहले सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, अपना छोटा छोटा करके सब नोट्स बना लेना चाहिए। अगर मतलब कोचिंग से तुमने नोट्स बनाया है तो वो रिवाइज़ करना चाहिए, अगर नहीं तो खुद से नोट्स बनाना चाहिए। और जब नोट्स बन जाए पूरा और तुमने एक बार एटलीस्ट रिवाइज़ कर लिया है, तब थोड़ा थोड़ा करके आंसर राइटिंग करना चाहिए। और अगर तुम कोचिंग ले रहे हो तो एक एक बार करके जब टीचर्स अपने पढ़ा रहे हैं तो एक एक क्वेश्चंस तुम उनको दिखा दो कि एटलीस्ट वो बता देंगे कि तुम्हें इसमें इम्प्रूवमेंट करना है कि नहीं। अगर तुम्हें इम्प्रूवमेंट नहीं करना है तो बिल्कुल भी तुम उस तरफ तुरंत मत जाओ, 1-2 रीडिंग्स कर लो, उसके बाद जाओ। और अगर तुम्हारा अच्छा नहीं है तो टीचर्स से बात करके वो और क्वेश्चंस देंगे, तुम एक बार ट्राई कर लो, समझ लो कि किस ढांचे में वो चीज़ लिखना है। जी मैम, जैसे कई एस्पिरेंट पढ़ाई करते हैं तो कितना सब्जेक्ट लेकर चलना चाहिए एक बार में? 2-2 सब्जेक्ट या 3-3 सब्जेक्ट या करंट अफेयर, कैसे क्या? करंट अफेयर्स मुझे लगता है महीने में कंप्लीट कर लेना चाहिए एटलीस्ट एक बार। एक रीडिंग तो एटलीस्ट हो जाना चाहिए। और ये है कि जो जीएस सब्जेक्ट्स है वो जैसे अगर हमारा कोचिंग चल रहा है तो 2 सब्जेक्ट चल रहा है, तो 2 सब्जेक्ट्स काफ़ी है अगर मैं पढ़ रही हूँ 15 दिन में तो। और एक ऑप्शनल भी रहता है साथ में, तो इसलिए एक महीने में तो 3 सब्जेक्ट्स काफ़ी है पढ़ने में। नहीं तो एक तो हम पढ़ भी नहीं पाते, इस वजह से डिप्रेशन हो जाता है कि हम जो स्टूडेंट ऐसे होता है कि एग्जाम के टाइम पे ऐसे डिप्रेशन में आते हैं कि एग्जाम देते ही नहीं है। फिर वो एक्चुअली हम सोच लेते हैं कि ये कंप्लीट हो जाएगा और वो हो नहीं पाता है। तो इसलिए वो एक स्ट्रैटेजी तो बनाना चाहिए, पर स्ट्रैटेजी ऐसा भी बनाना चाहिए जो तुम कर सको। तो हम बहुत बार स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो होता नहीं है, इसलिए बहुत बार हम भी डिप्रेशन में जाते हैं। पर हमें पता है कि ये हमारा ही प्रॉब्लम है, हमने जो सोचा था वो हम पढ़ नहीं रहे, ठीक से टाइम नहीं यूटिलाइज़ कर रहे। पर यही है कि तुम्हें एक साथ तुम ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ भी नहीं सकते। तुम 2 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो इनफ है। दूसरा सब्जेक्ट 2 घंटा, फिर एक ऑप्शनल होता है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैम सीसैट के लिए मतलब आप क्या कर रही हो? सीसैट मेरा थोड़ा वीक है, तो वो है कि मैं थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है वो मेरे लिए थोड़ा ठीक रहता है। तो हमारा कोचिंग से ही सीसैट का प्रिपरेशन करवाते हैं। तो सीसैट का मेन चीज़ मुझे जितना मतलब मेरे जैसे वीक स्टूडेंट को जो करना चाहिए वो है कि उसका नोट्स बनाना सीसैट का। जैसे हम सब सब्जेक्ट का नोट्स बनाते हैं, पर सीसैट का एक बार भूल जाते हैं। तो सीसैट में मेन है नोट्स बनाना कि ये पॉइंटर हमें याद रखना है एग्ज़ाम में एक सम या फिर कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के टाइम पे। तो फिर क्या होता है जब कोई रीज़निंग का सम है तो हमें वो याद रखना है, वो एक फार्मूला होता है, वो क्लिक नहीं करता है तुरंत। तो हमें
एक मैंने अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाया कि मैं पहले कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लूँगी सारा, फिर जो मेरा सेकंड प्रायोरिटी है रीजनिंग वो मैं बेटर करती हूँ, वो सेकंड सॉल्व करूँगी। तो उसमें अगर मेरा 45 क्वेश्चंस हो गया है और मुझे पता है ऑलमोस्ट ठीक है, तो फिर और एक्स्ट्रा मैं नहीं करूँगी। तो मैं ऐसा मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व और नोट्स बनाने पे ध्यान रख रही हूँ अभी। जी मैम, जैसे कि एनसीईआरटी वगैरह का भी शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए क्या? मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी वगैरह का शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, बस ज्योग्राफी से टोटली एकदम उठा के कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, पॉलिटी से भी कभी कभी बुक से आ जाता है, तो वो तुम्हारा लक्ष्मीकांत में वो होता है प्रॉपर। तो ज्योग्राफी का टोटली तुम बना सकते हो अपना शॉर्ट नोट्स, ऐसा नहीं कि वो सेम बुक तुम दोबारा बना रहे हो, बस जो 4 पेज में है वो तुम 1 पेज में बना लो। और जो ये पॉलिटी वगैरह है उसके लिए तुम अंडरलाइन करते रहो लक्ष्मीकांत में। और कुछ याद करने के लिए तुम जैसे मुझे थोड़ा लिखना पड़ता है कुछ याद करने के लिए, तो मैं थोड़ा लिख के मतलब पढ़ना वो थोड़ा हाँ, तो वो मैं थोड़ा करती हूँ। अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो वो थोड़ा लिख रही हूँ, तो ऐसा करना चाहिए। एनसीईआरटी का टोटली ये नहीं करना चाहिए, फिर से नोट्स बना लो, वो नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ऐसा मतलब टीचर लोगों ने भी बताया कि तुम एनसीईआरटी का नोट्स तुम फिर से वही बुक बन जाएगा, इससे क्या मतलब, उससे बेटर तुम अंडरलाइन करो, हाईलाइट करके लक्ष्मीकांत को रख लो और पॉलिटी का बुक तुम पढ़ लो। और ज्योग्राफी तो टोटली तुम्हें एनसीईआरटी पे मतलब एनसीईआरटी जीसी लियोंग ये इतना ही। मैम, कई लड़कियां ऐसे हैं जो कि गांव में रहती है, जैसे आपको दिल्ली आने का मौका मिला, उसे नहीं मौका मिलती, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी? मुझे ऐसा लगता है गांव के लड़कियां जो है वो बहुत मेहनत कर पाते हैं, तो कई सिलेक्शन भी लेती है, फिर देखते हैं हम लोग। ज़्यादा ही बहुत मैंने खुद देखा है, इतना मेहनत करते हैं। हम गांव में जब एनजीओ में जॉब करते थे, उनका इतना इच्छा था पढ़ने का, तो वो पढ़ लेते हैं कैसे ना कैसे। तो पर ये है कि उनको ऐसा लगता है कि हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जो शहर वाले बच्चों को है अपॉर्चुनिटी। तो ये जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उन्हें। तो मुझे लगता है कि वो अगर उनके पास परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो तो वो ऑटोमेटिकली क्रैक कर सकते, क्योंकि उनमें वो विल पावर होता ही है अपने। हमें पुश करने की ज़रूरत होती है। जो हम लोग इधर इतना आराम में रहते हैं, हमें पुश करना पड़ता है कि तुम ये करो, रोज़ हमें टास्क देंगे तो ही हम वो करेंगे। उनको ये देना नहीं पड़ता है, बस उनको वो अपॉर्चुनिटी, उनको वो पता होना चाहिए कि ये सिलेबस है, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये बुक्स है तुम्हें पढ़ना, बस वो पढ़ लेंगे। जी मैम, इस बार आप एग्ज़ाम दे रही हो 2023 वाला? हाँ। तो अभी आप अंत समय में क्या क्या कर रही हो, जरा बताइए, जी का एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। हमारा है कि जो हमारा कंपास आता है, प्रीलिम्स कंपास, जो प्रीलिम्स 365 जैसा होता है, तो वो पढ़ के अभी जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बहुत महीना होता है जब हम छूट जाता है हमारा करंट अफेयर्स चीज़, और जो मेरा नोट्स है वो रिवाइज़ करना, और अभी इस वक्त और कुछ नहीं कर रहे हैं। और टेस्ट, मैक्सिमम टेस्ट देना और उसको एनालाइज करना, वो इम्पोर्टेंट है लास्ट मोमेंट पे। जी, अभी मेंस की आंसर राइटिंग वगैरह कुछ कर रही है? नहीं, मैं कुछ अभी मेंस का नहीं कर रही हूँ। अभी कुछ ही दिन बचा है, 60 दिन मान के चल रही हूँ। तो कई नए एस्पिरेंट है जो पहली बार इस बार अटेम्प्ट देंगे, उससे आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं बस ये बोलने की कोशिश चाहूँगी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने पूरा पढ़ लिया है कि नहीं। जी। तो क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है, और क्या क्या तुमने पढ़ लिया है, वो एक जगह बुक लेके मार्केट में मिल जाता है, वो सिलेबस बुक, और क्या सब टॉपिक्स है वो एक बार मार्क कर लो कि मैंने सब पढ़ लिया है कि नहीं। अगर तुमने मैक्सिमम पढ़ लिया है तो ही तुम एग्ज़ाम देने जाओ, नहीं तो खामखा ये अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है। और नहीं तो अगर तुम्हें पता है कि मैं इस बार एग्ज़ाम दूंगी और मेरा नहीं होगा, पर मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर निकाल लूँगी, तो फिर तुम दे सकते हो। पर मुझे ये थोड़ा रिस्की लगता है, क्योंकि मैं भी ये कर चुकी हूँ। तो मुझे तभी आप एग्ज़ाम देना चाहिए जब आपकी तैयारी पूर्ण हो जाए, पूरा हो जाए, एटलीस्ट मैक्सिमम सब चीज़ें तुमने पढ़ लिया हो। कुछ चीज़ें हमें छोड़ना पड़ता है क्योंकि टाइम की कमी होता है, बहुत लोग मिडिवल पार्ट छोड़ देते हैं, पर मेरा वो, अगर तुम्हें पता भी होना चाहिए कौन सा पार्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है। जैसे मेरा हिस्ट्री पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है पर साइंस पार्ट थोड़ा वीक है, तो वो थोड़ा मुझे उस पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ जाता है ऑटोमेटिकली। तो मुझे मैक्सिमम मार्क्स लाना है,
तो उस हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट मुझे छोड़ना है, कौन सा पार्ट मुझे ज़्यादा फोकस करना है। जिसमें तुम ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो उसमें तुम्हें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हें पता है कि तुम कर लोगे, पढ़ के भी कर लोगे। थैंक यू मैम हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर।